जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज 20th फरवरी है 2025। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक, रेखा गुप्ता जो बन चुकी हैं दिल्ली की सीएम, ये फोर्थ जो है विमेन सीएम है। याद रखेंगे, फोर्थ विमेन सीएम है दिल्ली की। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इससे पहले जो तीन हैं सीएम कौन रह चुकी हैं। तो सबसे पहले सुषमा स्वराज इसके मतलब स्टार्टिंग में ये थी सुषमा स्वराज। और उसके बाद हम देखते हैं तो थी हमारी शीला दीक्षित। ठीक है, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित। और उसके बाद जो अतिशी आप आम आदमी पार्टी से थी, अतिशी। ठीक है, और चौथी है रेखा गुप्ता। तो ये हैं फोर्थ दिल्ली की सीएम, विमेन सीएम। ठीक, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोकायुक्त और लोकपाल से रिलेटेड एक केस आया था, जिसमें लोकायुक्त ने क्या किया है कि जो एक प्रोब था अगेंस्ट सिद्धारमैया जो सीएम है, सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ, ये कर्नाटका में जो कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया इनके खिलाफ आया था, ये लोकायुक्त का केस चला था और ये केस को क्लोज कर दिया गया। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट है क्या और कब आया। ठीक, देखिए 2013 में लोकपाल जो है एक्ट आया था। अगर आपको याद होगा, बहुत सारा प्रोटेस्ट चला था। अन्ना हज़ारे इसमें सबसे ज़्यादा लीड रोल उन्होंने किया था, अन्ना हज़ारे। और इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल भी थे इसमें, इस पूरे मूवमेंट में, कि लोकपाल बिल को पास कराने में। तो लोकपाल बिल जो है 2013 में पास हो गया था। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि इसमें लोकपाल को किससे कैसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक, इसके लिए लोकपाल मतलब जो एक ऐसा पर्सन होगा, ओम्बड्समैन आप ये समझ लीजिए, जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। और इसमें ABCD जो भी ग्रुप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, वो सब आएंगे। ठीक है, इनके पूरे जुडिक्शन में एक तरीके से लोकपाल की। तो लोकपाल के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें PM होंगे चेयरपर्सन, और इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके द्वारा कोई अपॉइंट किया गया जज, ठीक है, नॉमिनेट किया गया, और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो ये सिलेक्शन कमेटी है जो अपॉइंट करेगी लोकपाल को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ज्यूरिडिक्शन की, लोकपाल के अंदर कौन कौन आएगा, लोकपाल किसको मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसके अगेंस्ट में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है। मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय अगर ABCD का अगर होता है तो उसके अगेंस्ट भी लोकपाल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन देखो क्या होगा। जो लोकपाल की एक पूरी जो है बॉडी है, उसमें चेयरपर्सन तो होंगे, उसके अलावा मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें हाफ जो मेंबर होंगे जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और 50 जो मेंबर्स होंगे वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC से हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर देखें तो सुपरिटेंडेंट्स अगर देखें तो ये पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है लोकपाल किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। जैसे CBI हो गई, कि CBI इंक्वायरी करेगी किसी भी पर्सन, सपोज करिए कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट चलता है कोई भी केस या कुछ भी अगर मिलता है, तो CBI को डायरेक्ट कर सकता है लोकपाल की इन्वेस्टिगेट आप करिए। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड भी इसके पास पावर है कि 10 लाख से ज़्यादा जिनको डोनेशन मिल रहा है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है अगर कुछ भी फिशी या इरेगुलरिटीज मिल रही है। ठीक है, कि 10 लाख से ज़्यादा वो जो यूज़ किया जा रहा है मनी दूसरे पर्पस, मतलब उनको एक तरीके से खराब पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेटिव मतलब एक तरीके से एजेंसी का यूज़ किया जा सकता है बाई लोकपाल। अभी करंट जो लोकपाल है वो याद रखेंगे कि अजय मानिकराव खानविलकर है। ठीक, इसके बाद दूसरी न्यूज़ देखते हैं हम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, ये इसमें देने का जो वो है प्रोविज़न है, 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है पर फैमिली। ठीक है, और पर ईयर। ठीक, इतना जो है हर फैमिली को। ठीक है, जो भी इसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में रिकॉग्नाइज्ड फैमिलीज हैं वो आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था प्रधानमंत्री जन आरोग्य, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसलिए भी था कि इसमें जो एक्सपेंशन किया गया है स्कीम का, कि एज 70 से अबव जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक्स्ट्रा मतलब इंक्लूड किया जाएगा, इसमें उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, और इनको 5 लाख एनुअली अलग से दिया जाएगा। मतलब 5 लाख अगर उनकी फैमिली को मिल रहा है तो 5 लाख ये सीनियर सिटीजन भी कवर होंगे, मतलब 5 लाख रुपए इनको भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। याद रखेंगे हम कि ये टॉपअप है एक तरीके से 5 लाख एनुअली जो 70+ सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है, और इनके लिए अलग से एक डिस्टिंक्ट कार्ड बनेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसके बाद और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ हम आगे देखेंगे, और लोकपाल और लोकायुक्त देख चुके हैं हम। अगला न्यूज़ यहाँ पे AK गोपालन केस से रिलेटेड है। देखिए AK गोपालन केस यहाँ पे जो है, जो कि बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है। हम इसको देखेंगे कि मेन
ए.के. गोपालन केस किससे रिलेटेड था? देखिए, ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस आया था 1950 को। इसको हम हेबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि ये लैंड्स एक स्केप ऑफ इंडिया में, लीगल लैंडस्केप ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा लैंडमार्क केस था ये। तो इसमें क्या हुआ था, ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे और इनको डिटेन किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिटेन मतलब इनको बंद कर लिया गया था। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19, 21, 22 जो फंडामेंटल है उनको एनालाइज किया था और फोकस किया था पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब इसमें एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया था रूल, वो था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो भी प्रोसीजर यूज़ किया गया था, अगर वो फॉलो किया गया है, अच्छे से लॉ फॉलो किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हें डिटेन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, या यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूं कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, लॉ में एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस। जो हमारे यहाँ चलता था ए.के. गोपालन केस में, जो उसमें जो भी डिसीजन आया था, वो आया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ए.के. गोपालन केस में, ए.के. गोपालन केस, ठीक है, 1950 में जो स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में हुआ, इनको डिटेन किया गया था और बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो सही है। ठीक है, चाहे उसमें ड्यू प्रोसेस या नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया जा रहा है। देखिए, ड्यू प्रोसेस क्या होता है, ये होता है आपका नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ये। तो ये जो ड्यू प्रोसेस वाला जो क्लॉज है, ये आया था मेनका गांधी केस में। ठीक है, मेनका गांधी केस में आया था ये जो प्रोविजन है। ठीक है, तो अपने ही इंस्टेंस को, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को पहले फॉलो करती थी सुप्रीम कोर्ट ए.के. गोपालन केस वगैरह में, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस में क्या हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रोविजन है वो चेंज कर दिया और ड्यू प्रोसेस में आ गई। ठीक है, अब ड्यू प्रोसेस हमारे यहाँ भी माना जाता है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस याद रखेंगे, यूएस में ज़्यादा चलता है, यूएस से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। और अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देखिए दोनों डिफरेंस ये है कि सपोज करिए कि किसी ने एक कोई एक्टिविटी की है जिसमें उसने हथियार चलाया। ठीक है, कोई भी वेपन चलाया, एक ए आदमी है और एक बी आदमी, ए ने बी के ऊपर कोई वेपन चलाया। ठीक, अब इस प्रोसीजर जब देखा गया पूरा, तो इसने क्या किया, क्राइम किया, क्योंकि इसने वेपन जो है यूज़ किया। बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या ड्यू प्रोसेस क्या बोलता है, इसने शायद अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो किया होगा, तो इसकी वजह से इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको फ्री कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, तब अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया जाएगा तो इसको सजा मिल जाएगी ए को। तो यही है कि ड्यू प्रोसेस लॉ एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। मतलब जरूरी नहीं कि अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश जो है प्रोसीजर में देखा जा रहा है तो वो गलत है, बट ये भी देखा जाएगा कि क्या रीजन है। ठीक है, असलियत में उसके ऊपर कोई डेंजर हार्म आ रहा था तब उसने जो है एक्टिविटी की, तो इसी वजह से ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। याद रखेंगे, इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर आता है। ठीक है, मेनका गांधी केस में इसको मतलब ये जो प्रोविज़न है ना, ये लाया गया था। ठीक, फिर आगे हम और देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, जो हमें पता है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो ट्रम्प है उन्होंने यूएस को बाहर कर दिया, विड्रॉ कर लिया पेरिस एग्रीमेंट से। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट है क्या एक्चुअली, देखिए यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है और ये 1992 को बना था। ठीक, अब हर साल क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है। ठीक है, हर साल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और ये जो पहली कॉन्फ्रेंस वो हुई थी बर्लिन में, जर्मनी में 1995 में। ठीक, इसके बाद हमको सबसे इंपॉर्टेंट है COP3 याद करना है, 1997 में क्योटो में हुआ था। ठीक है, जापान में। इसमें अडॉप्ट किया था क्योटो प्रोटोकॉल। ये लीगली बाइंडेड ट्रीटी थी, प्रोटोकॉल थे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को मानना था और इसमें रिड्यूस करना था उनको जो एमिशंस हैं। ठीक है, जो भी गैसेस हैं वो जो गैसेस रिलीज होती हैं उनको कम करना था। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग था डेवलप्ड कंट्री के लिए। इसके बाद आपको सीधा आ जाना है COP21 2015 में जो हुआ था पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पेरिस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, इसी से ट्रम्प जो है विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि इसमें एक ऑब्लिगेशन था कि रिच कंट्रीज क्या करेंगे, $100 बिलियन की फंडिंग प्लेज करेंगे। ठीक है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को देंगे ताकि वो जो पॉल्यूशन लेवल है या एमिशन से उनको कम कर सकें, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकें। इसमें एक और प्रोविजन था कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम है, ठीक है, आप मान लीजिए 1850 के अराउंड से अभी तक 2% जो है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमें क्या करना है,
ऑलमोस्ट मेंटेन करना, तो ये भी था 2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी फिलहाल देखने में लग रहा है कि जो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो एक बात दिमाग में रखना है कि कॉप 21 था जो पेरिस क्लाइमेट था, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला जो मतलब अभी फिलहाल के लिए 2029 में जो 2020 कॉप 29 जो 2024 में हो रहा है, वो बाकू अजरबैजान में हो रहा है, ठीक। अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहां पे हो रहा है। अभी मतलब हो चुका है, क्योंकि अभी हम 2025 में आ चुके हैं, तो 2025 वाला जो होगा वो कॉप 30 होगा, तो वो होगा आपका ब्राजील में, ठीक है। ये नोट करके लिख लेंगे आप कि ब्राजील में 2025 कॉप 30 है। इसके अलावा एक और दिमाग में रखेंगे कि न्यू दिल्ली में भी हो चुका है, कॉप 8 था वो, ठीक है। कॉप 8 जो है न्यू दिल्ली में हो चुका है, तो ये दिमाग में हमारे होना चाहिए कि कॉप इंडिया में भी हो चुका है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो पॉक्सो से रिलेटेड एक था, तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड हमेशा न्यूज़ में आता है, तो हमें सिंपल से बेसिक जानना है इसमें कि कब आया था ये एक्ट। 14 नवंबर 2012 को आया, 2012 को आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये जानना है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट एक तरीके से इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1992। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई न कोई लॉ लाना पड़ता है, तो वही लॉ पॉक्सो एक्ट के रूप में 2012 में लाया गया है। एक और चीज़ याद रखना कि इस एक्ट में चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो चाइल्ड 16 ईयर्स नहीं मानेंगे, याद रखना है। 18 साल के अंदर अंदर पॉक्सो एक्ट में इसको माना गया है, ठीक। और इनफैक्ट एक इसमें एक प्रोविजन अमेंड भी किया गया 2019 में कि अगर कोई पाया गया है कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम्स ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, तो उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग डेथ पेनाल्टी। ये ऐड किया गया था 2019 में अमेंड करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉक्सो से रिलेटेड। आगे अगर हम देखें तो एक न्यूज़ है अल्जाइमर जो ब्रेन जो है डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और अभी एक स्टडी पाई गई कि ये लिंक किया गया है ब्लड फैट लेवल से, जो कि इतना खास हमारे पहले नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए डुंकी रूट्स आया हुआ है। तो डुंकी रूट्स क्या है कि ये होता क्या है, देखिए मूवी भी आ चुकी है इसमें। तो ये रिफर करता है कि लॉन्ग वाइंडिंग ऑफ एंड डेंजरस पाथवेज दैट साउथ एशियन इमिग्रेंट्स टेक टू रीच द वेस्टर्न वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ इन द यूएस, ठीक है। तो साउथ एशियन जो इमिग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से लोग जाते हैं यूएस या कनाडा, खासकर यूएस की हम अगर बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, ये लोग स्केप करते हैं जो लीगल चैनल होता है, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब चीज़ को स्केप करने के लिए इलीगल जो वेज पाथवेज चुनते हैं, जर्नी चुनते हैं, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है और काफ़ी एक तरीके से अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये एक तरीके का वर्ड यूज़ हुआ था, डुंकी रूट। बाकी हमें कुछ खास इसमें और अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक और था न्यूज़ की ग्लोबल सी आइस कवर जो है वो डिप्ट हो रहा है, रिकॉर्ड लो, काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न यही है कि देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि लेस सी आइस कवर, अगर कम आइस कवर होगा तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर एक्सपोज होगा सन में, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होगा सन में वाटर, तो वो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्व करेगा सोलर रेडिएशन फास्ट, ठीक है। और जब सोलर रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी आपके पोलर रीजन है वहाँ पर रेडिएशंस या एक तरीके से वार्मिंग और बढ़ेगी, और वार्मिंग बढ़ेगी तो फिर से एक तरीके से वो ग्लेसिएशन, मतलब ग्लेशियर जो मेल्ट होता है वो होगा। एक बार आपको इसमें हम डायग्राम में बता दे रहे हैं। क्या होता है कि एक टर्म होता है एल्बिडो। एल्बिडो जो होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो फास्टेस्ट जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे सपोज करिए ये है आपका ग्लेशियर और यहाँ पे ये है सब वाटर, ठीक है। अब ग्लेशियर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो ग्लेशियर होता है स्नो से पूरा फुल होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे सन है, सन की रेज आ रही है, ठीक है, तो ग्लेशियर क्या होता है, हाईएस्ट रिफ्लेक्टिंग होती है सरफेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका एल्बिडो हाईएस्ट, एल्बिडो हाईएस्ट होगा, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब जब तक ग्लेशियर पूरा स्नो वगैरह है तो ये रिफ्लेक्ट बहुत तेज़ी से कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वार्म नहीं हो पा रहा है उतनी तेज़ी से। अब सपोज करिए कि अगर इतना पार्ट मेल्ट हो जा रहा है और इतना ही पार्ट बचा हुआ है, इतना पार्ट मेल्ट हो गया है, अब इसमें वाटर आ चुका है, ठीक है, पानी। तो अब अगर सनरेज आएंगी ना तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वार्म होगा और उसकी वजह से और भी जो ये ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो और मेल्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो अगर प्रोसेस चलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जो ग्लेशियर वो मेल्ट हो जाएगा और अपना सी लेवल राइज हो जाएगा, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो सब डूब जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर सी राइज करता है टेम्परेचर, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, इकोसिस्टम, वो सब एक तरीके से डेंजर सिचुएशन में आ जाएंगे।
ये हो गया आपका इसमें। और अगला हम देखते हैं, डेमास्कस कैपिटल है सीरिया की, ये याद रखेंगे। और आगे और न्यूज़ देखें तो यहाँ पे एक और मिलता है, इडाई जो है, इडा। इडा मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है इरडा। इरडा को फुल फॉर्म वही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर को करती है, जैसे सेबी करती है आपका म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया या कैपिटल मार्केट का हो गया। ठीक है, और मनी मार्केट को करती है आरबीआई। ठीक है, और इंश्योरेंस और पेंशन वाले को करती है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक न्यूज़ ये है कि जो इरडा है उसने 7 मेंबर की कमेटी बनाई है ताकि रिव्यू कर सके इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए कमेटी बनाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसके चेयरमैन कौन है, एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन जिनका नाम है दिनेश खारा, ये हेड करेंगे इस पैनल को। ठीक है, जो कि रिव्यू करेगा इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। तो दिनेश खारा जो बनाए गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म के लिए चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है? नहीं, इससे रिलेटेड और नहीं है। अब हमारे पास एक और टॉपिक बचा हुआ है 66A जो आईटी एक्ट का, जो कि अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए 66A जो है इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 में आया था। ठीक, और ये एक्ट क्या बोलता है, देखिए पनिशेबल ऑफेंस फॉर एनी पर्सन टू सेंड ऑफेंसिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर ऑफेंसिव इन्फॉर्मेशन शेयर करता है यूजिंग कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसे अंडर 66A के तहत करीब 3 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, अगर वो एनोएंस और वो ग्रॉसरी ऑफेंसिव माना गया है वो मैसेज। ठीक, तो अब क्या है कि इस जो है प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वायलेशन ऑफ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट करता है। और ये कौन सा केस था याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, श्रेया सिंघल केस। ठीक है, 2015 में आया था श्रेया सिंघल केस में 66 जो ए है आईटी एक्ट का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। ये याद रखेंगे क्योंकि ये वायलेट कर रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक, तो अब ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट था इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। भारतमाला परियोजना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो कि ठीक है, ये सब हो गया हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट, इतने जो आज के टॉपिक है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास मिला नहीं है आज के न्यूज़पेपर में, इतना ही। आगे कल और हम देखेंगे नए नए जो और भी टॉपिक्स आते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।